हेलो एंड वेरी बिग वेलकम टू एसपीएस स्टडी पॉइंट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपीएस स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों आज की ये क्लास है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिए, जिसमें आज हम आप लोग को सॉल्व कराएंगे केमिस्ट्री का क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर अभी हाल ही में राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी द्वारा संचालित हुआ है। ऐसे छात्र छात्राएँ जिनका इस बार एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव मोड में होना है, यानी जिनका एग्ज़ाम ओएमआर सीट द्वारा होना है, उन सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। और जो हमारे राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राएं हैं वो अपनी आंसर की चेक कर लेंगे। हमारे पास जो ये क्वेश्चन पेपर है वो बुकलेट सीरीज़ ए का है। आपका सीरीज़ बी, सी, डी या ई या एफ हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चंस आपके पेपर में वही रहेंगे, उनका केवल क्रम चेंज कर दिया जाता है। तो जिनका भी एग्ज़ाम दोस्तों ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होना है, जैसे कुछ यूनिवर्सिटी के मैं नाम भी बताऊंगा जहां पर एग्ज़ाम क्लियर है कि ऑब्जेक्टिव होगा। डीडी यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में इस बार ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर एग्ज़ाम होगा। माँ सुकाम्बरी यूनिवर्सिटी में भी इस बार ऑब्जेक्टिव की तैयारी चल रही है। तो आप सब लोग इस क्वेश्चन पेपर को देख लीजिएगा और इनमें जो आज मैं प्रश्न सॉल्व कराऊंगा वो महत्वपूर्ण हैं, उनको आप सॉल्व करते चलिएगा। ये 2022-23 का पेपर है राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का। ओके, तो समय आपको दिया जाता है 1.5 घंटे का इस प्रश्न पत्र को सॉल्व करने के लिए। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और जो भी हमारे स्टूडेंट है इस पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार के क्वेश्चन पेपर की क्लास और जो भी आपके मॉडल पेपर हैं, मॉडल सॉल्व पेपर हैं, उन सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा दी जाती है। तो आप सब के लिए ये सहायक रहेगा। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न आपका है दोस्तों, इफ़ द रेडियस रेशियो इन द रेंज ऑफ 0.15 to 0.225 देन द कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि त्रिज्या अनुपात 0.155 से लेकर के 0.225 की सीमा में है तो इसका कोऑर्डिनेशन संख्या क्या होगा। तो दोस्तों इसका कोऑर्डिनेशन संख्या जो होगा वो क्या होगा, वो 3 होगा। ठीक है, कोऑर्डिनेशन संख्या अगर ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन रिपीट होगा क्योंकि पिछली सत्र में सेकेंड सेमेस्टर में सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था और कानपुर विश्वविद्यालय में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए कि जब भी बात हो 0.155 से लेकर के और 0.225, ठीक है, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन संख्या होगी वो कितनी होगी, वो 3 निकल के आएगी। ऑप्शन 3 यहाँ, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है आपका इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया था कि द मेन फंक्शन ऑफ आरएनए इज, आरएनए का मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन दिया गया है कि आनुवांशिक जानकारी का संरक्षण, दूसरा है दोस्तों डीएनए का सिंथेसिस ऑफ डीएनए यानी डीएनए का संश्लेषण, ऑप्शन सी कह रहा है लिपिड सिंथेसिस यानी लिपिड का संश्लेषण और ऑप्शन डी है प्रोटीन सिंथेसिस यानी प्रोटीन का संश्लेषण। तो आप सबको पता है दोस्तों डीएनए का जो मुख्य कार्य होता है वो प्रोटीन संश्लेषण होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिनका एग्जाम अभी नहीं हुआ है उनके लिए ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सबके एग्जाम में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ओके, तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों, पूछा गया था फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्शन, एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। पहला है टेम्परेचर, दूसरा है पीएच और तीसरा दिया गया कंसंट्रेशन और ऑप्शन डी कह रहा है ऑल ऑफ दीज। तो ध्यान रखेंगे आप लोग, एंजाइम क्रिया को जो प्रभावित करने वाले कारक हैं वो ये सभी हैं, ऑल ऑफ दीज यहाँ पर आपका क्वेश्चन सही होगा। एंजाइम क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, पीएच मान और सांद्रण यानी कंसंट्रेशन, ये सभी प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया था पैरासीटामॉल है। दोस्तों इसके पहले राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया था अभी 2 दिन पहले, यानी कि आपके पेपर के ठीक 1 दिन पहले। वहाँ पर ये सारे प्रश्न मैंने सॉल्व करा रखे थे आपको और यहीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। पैरासीटामॉल इज, पैरासीटामॉल पूछा गया, इनमें से पैरासीटामॉल है। तो पैरासीटामॉल का जो स्ट्रक्चर बनता है दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर आपका NH रहेगा, ओके, OH और यहाँ पर रहेगा NHCOCH3। तो इस प्रकार का ऑप्शन आपका इसमें कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर है इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया था, द बेस पेयरिंग बिटवीन द गुआनिन एंड साइटोसिन अकर्स थ्रू। गुआनिन तथा साइटोसिन में बेस का जुड़ाव होता है 1 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, या वंडरवाल फोर्स, या 3 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, या फिर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा। तो दोस्तों गुआनिन तथा साइटोसिन में बेस का जो जुड़ाव होता है वो 3 हाइड्रोजन बंध के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का। अगला प्रश्न पूछा गया था कि न्यूक्लियोसाइड इज कंपोस्ट ऑफ। न्यूक्लियोसाइड है, तो न्यूक्लियोसाइड दोस्तों जो कंटेन करता है वो प्यूरिन, पिरिमिडीन बेस प्लस पेंटोस प्लस फास्फोरिक एसिड कंटेन करता है। तो आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 6 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ठीक है। 7वां प्रश्न है, अल्फा डी फ्रक्टोज इज रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ फार्मूला। ठीक है, अल्फा डी फ्रक्टोज का हावर्थ संरचना इसमें से कौन सा है? तो अल्फा डी फ्रक्टोज का जो आवर्त संरचना है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है आपका, और बी जो दिया गया है वो बीटा का दिया गया है। ये अल्फा फ्रक्टोज की आवर्त संरचना है ए वाला, और बी जो दिया गया था ये बीटा का दिया गया, लेकिन पूछा आपसे गया है अल्फा डी फ्रक्टोज, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। दोनों यहाँ पर नहीं होंगे। ओके, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन में सही है, ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न पूछा गया है, ईपीमर डिफर इन कॉन्फ़िगरेशन एट। आदि अवयवी किस विन्यास पर भिन्न होते हैं? कार्बन यानी कि 1 कार्बन पर, या 2 कार्बन पर, या फिर 3 कार्बन पर, या सभी कार्बन पर। तो जो ईपीमर हैं वो डिफर कब होते हैं दोस्तों? ईपीमर डिफर होते हैं 1 कार्बन पर। ठीक है, 1 कार्बन आइटम पर ईपीमर डिफर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, जो कि पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलीसैकेराइड। निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीसैकेराइड नहीं है? पहला ऑप्शन है स्टार्च, दूसरा है सेलुलोज, तीसरा है सुक्रोज, और चौथा आपका डी नंबर दिया गया है इमाइलोज। चलिए सभी लोग बताएंगे इसमें से पॉलीसैकेराइड कौन सा नहीं है। तो आप सबको पता है सुक्रोज जो है वो पॉलीसैकेराइड नहीं है। ओके, पॉलीसैकेराइड सुक्रोज नहीं है इसमें से। ओके, स्टार्च, सेलुलोज और एमाइलोज ये आपके क्या हैं? ये पॉलीसैकेराइड हैं। ओके, लेकिन यहाँ में जो सुक्रोज है वो डाईसैकेराइड है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है दोस्तों, NaCl क्रिस्टल है। 10वां प्रश्न कह रहा है कि NaCl क्रिस्टल है। पहला ऑप्शन है सिंपल क्यूबिक, दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, तीसरा ऑप्शन है आपका सी नंबर जो कि है बॉडी सेंटर्ड यानी कि BCC, और डी दिया गया है ECC यानी कि इंड सेंटर्ड क्यूबिक। तो NaCl का जो क्रिस्टल है दोस्तों वो होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ओके, क्या होता है? फेस सेंटर्ड क्यूबिक होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर है, क्वेश्चन नंबर 10 का। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न दिया गया है, 11 नंबर प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंजाइम। निम्नलिखित में से एंजाइम कौन सी है? पहला ऑप्शन दिया गया है इमल्सन, माल्टोज, सुक्रोज, लिपिड्स। तो आप सबको पता है इमल्सन जो है एक प्रकार की एंजाइम है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला प्रश्न पूछा गया था, 12 नंबर प्रश्न है कि एमिनो एसिड में भी एमिनो अम्ल हैं, नेचुरल होते हैं, बेसिक होते हैं, या एसिडिक होते हैं, या एनी वन ऑफ 3 होते हैं। ठीक है, यानी तीनों में से कोई एक। तो एमिनो एसिड में भी एमिनो अम्ल हैं, तो ध्यान रखिएगा जो एमिनो एसिड होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? वो एसिडिक होते हैं। क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं, अम्लीय माध्यम में। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है, 12 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पेप्टाइड लिंकेज इस। पेप्टाइड आबंध हैं, पेप्टाइड आबंध है। तो पेप्टाइड आबंध जो है दोस्तों वो होगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि जब इसका आप पेप्टाइड आबंध जो है दोस्तों वो एमाइड बनाते हैं। एमाइड किस प्रकार से बनाते हैं? यहाँ पर हो जाएगा HN और ये H आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड C
और यहाँ पर आप R यानी अल्कोहल ग्रुप डोलेंगे, आपको यहाँ पर आ जाएगा H, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड N और NH। ठीक है, इसमें आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे D वाला। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाला ऑप्शन है यहाँ पर, ठीक है, ये ठीक कहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, आप ध्यान दीजिएगा। जो ये ऑप्शन दिया गया है, ठीक है, NH वाला, तो ये बीच में जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये ऑप्शन, ठीक है, 0, माफ़ करिएगा, O ऑक्सीजन, कार्बन, ओके, और NH, ठीक है, ये कंटेन कर रहा है। सो यहाँ पर एमाइड बनाएगा, तो ऑप्शन D यहाँ पर आपका सही आंसर है। पेप्टाइड लिंकेज D ऑप्शन जो कि एमाइड बनाता है, आंसर नंबर D आपका सही होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है कि अल्फा एमिनो एसिड आज प्रिपेयर्ड बाय द मेथड, अल्फा एमिनो अम्ल निम्न में से किस विधि द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो पहला दिया गया है स्टीकर विधि द्वारा, कूप मेथड या बोथ A एंड B द्वारा, ओके। तो इसमें आपका जो सही आंसर है, अल्फ़ा एमिनो अम्ल जो बनाए जाते हैं वो इन दोनों विधि से तैयार किए जाते हैं दोस्तों। 14 नंबर प्रश्न का ऑप्शन C यहाँ पर होगा, A और B दोनों। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि पूछा गया, थोड़ा सा क्लियर नहीं है दोस्तों, जिन्होंने पेपर भेजा हमारे पास थोड़ा सा क्लियरिटी इसमें नहीं है, तो मैं क्वेश्चंस को पढ़ने का यहाँ प्रयास करूँगा। द टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस इन क्रिस्टल, एक क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो एक क्रिस्टल में जो ब्रेविस जालक की कुल संख्या होती है दोस्तों, वो कितनी होती है, वो 14 होती है। ऑप्शन यहाँ पर B आपका सही है, 14 आपका सही होगा। किसी भी क्रिस्टल में जो ब्रेवियस जालक की संख्या होती है वो 14 होती है, 14 होती है। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है कि विजिबल लाइट कंसिस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ, यानी दृश्यमान प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं। तो इसके जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होते हैं दोस्तों, वो 400 से लेकर के 700 के बीच में होते हैं। सो आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, 400 से 750 nm, ओके। आपका आंसर हो जाएगा 16 नंबर का A नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, एंजाइम्स हैं, ठीक है। अब यह क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण है कि एंजाइम पूछा गया है कि इनमें से एंजाइम है। पहला ऑप्शन आपका है कि सैकेराइड दैट द कैटाइज केमिकल रिएक्शन, यानी कि एक सैकेराइड जो रासायनिक अपक्रिया उत्प्रेरित करता है वो एंजाइम है। या दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल जो रासायनिक अपक्रिया उत्प्रेरित करते हैं वह एंजाइम है। यह ऑप्शन D है दोस्तों, DNA अणु जो रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। या फिर ऑप्शन नंबर D है, प्रोटीन जो रासायनिक अपक्रिया को उत्प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर एंजाइम पूछी गई है, तो ऑप्शन D पर आप जाएंगे, ऑप्शन D यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रोटीन जो रासायनिक अपक्रिया को उत्पन्न करते हैं उनको एंजाइम्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर D यहाँ पर आपको 17 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेसिक डाई, इनमें से निम्न में से कौन सा रंजक क्षारीय है, क्षारीय रंजक पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है एलिजरीन, B है मैलेकाइट ग्रीन, और C दिया गया इंडिगो डाई, ऑप्शन D दिया गया है ऑरेंज डाई। तो दोस्तों आपको बता दें इनमें से बेसिक डाई पूछी गई थी, तो बेसिक डाई मैलेकाइट ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। मैलेकाइट ग्रीन जो है वो आपकी बेसिक डाई है, ऑप्शन नंबर B यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल डाई इज, ठीक है, जल में घुलनशील रंजक का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन दिया गया वेट, एसिड, रिएक्टिव या फिर बेसिक। कौन सा जल में अघुलनशील है, इनसॉल्युबल पूछा गया है, सॉल्युबल नहीं पूछा गया है, ध्यान रखिएगा, इनसॉल्युबल पूछा गया है कि कौन सा इनसॉल्युबल है। तो इसमें से जो वेट डाई है दोस्तों वो इनसॉल्युबल है वाटर में, ओके। सो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर आपका सही आंसर है, वेट डाई इज करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 जो कि पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, निम्नलिखित में से थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कौन सी है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बैकेलाइट, बैकेलाइट जो है एक प्रकार की क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ऑप्शन C यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन में सही आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 20 का, ओके। क्वेश्चन नंबर 21 है इनऑर्गेनिक रबर, अकार्बनिक रबर कौन सा है। पहला ऑप्शन दिया गया है पॉली फास्फो नाइट्रिक क्लोराइड, ऑप्शन B है सिलिकॉन फ्लड, ऑप्शन C है सिलिकॉन ग्रीस, और ऑप्शन D दिया गया सिलिकॉन रेजिन। तो अकार्बनिक रबर की जो श्रेणी में आता है
वो आता है दोस्तों फास्फोनाइट्रिल क्लोराइड आता है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 21 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 जो कि पूछा गया है आपके यूनिट नंबर 5 से, ठीक है, सॉलिड स्टेट से। प्रश्न है कि फॉर द क्यूबिक सिस्टम एक्सियल रेशियो फॉर द ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड द एक्सियल एंगल आर। दिया गया है कि क्यूबिक सिस्टम के लिए अक्षीय अनुपात जो है वो है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है। तो इसका अक्षीय कोण क्या होगा? तो इसका अक्षीय कोण क्या होगा? अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री होगा। क्या होगा? 90 डिग्री होगा। अब ऑप्शन नंबर 22 का इसमें कौन सा सही हो जाएगा? ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सही होगा। अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर ब्रैग लॉ इज एन लैम्डा इक्वल टू। तो एन लैम्डा इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? 2d साइन थीटा होता है, ठीक है। एन लैम्डा इक्वल टू 2d साइन थीटा। साइन थीटा। ओके, तो यहाँ पर आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर 23 नंबर प्रश्न का ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 जो कि है विच वन इज ए नेचुरल डाई। कौन सा प्राकृतिक रंजक है? इनमें से प्राकृतिक रंजक कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 24। तो प्राकृतिक रंजक यहाँ पर एलिजरीन, मेथिल ऑरेंज, एचोडाई और रोडामाइन। ओके, तो इसमें से प्राकृतिक रंजक जो है वो है एलिजरीन। एलिजरीन क्या है दोस्तों? ये एक प्रकार की प्राकृतिक रंजक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, ठीक है। प्रश्न नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है अनदर नेम ऑफ एस्पिरिन इज। एस्पिरिन का अनदर नाम, दूसरा नाम क्या पूछा गया था? दूसरा नाम क्या है एस्पिरिन का? तो दोस्तों एस्पिरिन का जो दूसरा नाम है वो है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड। क्या है? एसिटिल सैलिसिलिक एसिड आपका यहाँ पर सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये एस्पिरिन का दूसरा नाम है। क्वेश्चन नंबर 26 और 26, 27, 28 और 29 दोस्तों ये क्लियरली हमारे पास नहीं आया है पीडीएफ और ये क्लियर नहीं है आंसर। सो इसका जिनके पास भी क्वेश्चन पेपर है तो वो भेजने का प्रयास करेंगे बुकलेट 3 से का। बाकी आगे मैं सॉल्व करा रहा हूँ 30 नंबर क्वेश्चन से। ओके, तीसरा प्रश्न है ऑरलान किसका बहुलक है? एथेन, प्रोपेन, वाइनिल साइनाइड या साइट्रेन का? तो ऑरलान जो है दोस्तों वो बहुलक है। किसका बहुलक है? वो वाइनिल साइनाइड का बहुलक है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एन इन N3P3Cl3। इसमें एन का संकरण पूछा गया है। तो एन का जो इसमें संकरण होगा वो होगा sp3। क्या होगा? sp3 संकरण होगा। ऑप्शन नंबर माफ करिएगा sp2 संकरण होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। sp2 संकरण आएगा। अगर आप संकरण निकालते हैं तो आएगा ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पर sp2 संकरण होगा N3P3Cl3 में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 है द रेड इंक इन प्रिपेयर्ड यूजिंग। लाल स्याही बनाने में क्या प्रयुक्त होता है? फिनॉल, फिर एनिलीन या कांगो रेड या फिर इयोसिन। तो लाल स्याही में बनाने में, लाल स्याही के प्रिपरेशन में जो प्रयोग हो जाता है वो इयोसिन प्रयोग होता है दोस्तों। ओके, क्या प्रयोग होता है? इयोसिन। सो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 33 गट्टा परचा इज। गट्टा परका क्या है? ऑप्शन नंबर ए है सिस पॉली आइसोप्रीन है या ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है या पॉली एथिलीन है या फिर पॉली आइसोब्यूटेलिन है। तो गट्टा जो परका है दोस्तों वो क्या है? वह ट्रांस पॉली आइसोप्रीन है। क्या है दोस्तों? ट्रांस पॉली आइसोप्रीन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 का जो सही आंसर है वो बी नंबर है आपका। नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है बैकेलाइट इज ए पॉलीमर ऑफ। बैकेलाइट किसका बहुलक है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का या थर्मोप्लास्टिक का या इलास्टोमर या नन ऑफ दीज।
तो बैकेलाइट जो बहुलक है दोस्तों वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का है, थर्मोसेटिंग का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही होगा। 34 नंबर प्रश्न का आंसर जो होगा वो ए नंबर है। क्वेश्चन नंबर 35 है द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na इन NaCl। हर यूनिवर्सिटी इस क्वेश्चन को पूछ ही चुकी है, रिपीटेड है, ये ध्यान रखिएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर जब भी NaCl का पूछा जाए तो NaCl में Na का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। और Cl का भी 6 होगा, 6:6 इसका होता है। मैंने अभी जब भी क्लास ऑब्जेक्टिव की हुई है तो मैंने इस तरह के प्रश्न आप लोग को सॉल्व कराए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। 35 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी है, 6। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आपका अगला है 36 नंबर प्रश्न है एन एमॉर्फस सॉलिड इज आक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन सा है, NaCl, CaF2, ग्लास या CSCl। तो आक्रिस्टलीय ठोस जो है दोस्तों वो है ग्लास, कांच यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। आक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में कांच आता है, प्लास्टिक, जेल, ये सभी आक्रिस्टलीय ठोस हैं। सो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37 टेफ्लॉन एंड नियोप्रीन आर द एग्जाम्पल ऑफ। टेफ्लॉन और नियोप्रीन किसके उदाहरण हैं? ये मोनोमर हैं या पॉलीमर्स हैं या फिर कोपॉलीमर्स हैं या फिर कंडेंसेशन पॉलीमर्स हैं। तो टेफ्लॉन और नियोप्रीन दोस्तों ये दोनों क्या हैं? यह दोनों एक दूसरे के होमोपॉलीमर हैं। 37 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी समबहुलक है। टेफ्लॉन और नियोप्रीन जो उदाहरण हैं वो होमोपॉलीमर्स हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। दोस्तों आप सबसे मेरा यह निवेदन है कि जितने भी छात्र छात्राएं हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, वीडियो को शेयर सभी कर दीजिए। ओके, चलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए, जब भी आप क्लास ज्वाइन करें आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करिए। ओके, चलिए और आप सबसे निवेदन है जिनको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो कमेंट सेशन में कमेंट भी करते रहेंगे, आंसर देने का यहाँ पर प्रयास करेंगे आप सब। ओके, इससे क्या होगा कि आपका थोड़ा सा जो नॉलेज है ना वो और तेज़ होगा, क्योंकि आपको एक अनुमान ऑप्शन में जब भी आप ऑब्जेक्टिव पेपर देते हैं तो कुछ चीज़ें यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जब भी आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप इसमें तुक्का मारने का प्रयास करते हैं, ठीक है, लेकिन तुक्का मारने में गलतियाँ हो जाती हैं और आपका पूरा का पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है। तो इस बात का विशेषकर आप सब ध्यान रखेंगे कि तुक्का मारने का प्रयास मत कीजिए। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनमें आप अपना तुक्का भिड़ा सकते हैं, जैसे कि क्वेश्चंस में जब भी पूछा जाए ए व बी दोनों, ये वाला सेक्शन पूछ लिया जाए, अगर आपको नहीं पता है इस कंडीशन में कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता है इसका आंसर, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है इसमें, क्वेश्चंस आप गलत कर देंगे तो नंबर आपका अलग से नहीं कटेगा, इसी क्वेश्चन का केवल कटेगा। तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन जिसमें लगाने लायक रहे उसमें आप, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मैंने बताया कि ये 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, ध्यान रखिएगा ये 4 ऑप्शन आपके हैं, ठीक है। ये अब इसमें से पूछ लिया जाए, सी नंबर कह रहा है कि ए व बी दोनों, ठीक है। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो अगर आपको नहीं पता तो ए व बी दोनों पर टिक कर दीजिएगा, क्योंकि लगभग दोस्तों 85% ए व बी वाला ऑप्शन सही ही जाता है। और नेक्स्ट आपको जो तुक्का मारना है वो ऑप्शन नंबर डी पर मारना है। डी पर क्यों? क्योंकि जो ऑल ऑफ एबव का क्वेश्चन आए, ऑल ऑफ एबव, ठीक है, ये आप टिक कर दिया। अगर आपको नहीं पता आंसर तो आप इस पर ज़रूर टिक कर दिया करिए, क्योंकि ये कंफर्म होता है दोस्तों कि ये आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इसको आप विशेषकर ध्यान रखेंगे और अदर सब पे आप तुक्का नहीं लगाएंगे, केवल आप इन्हीं 2 वर्ड्स हैं जो इन्हीं 2 ऑप्शंस हैं इस पर ही आप टिक करने का प्रयास करिए जब आपको इनके से आंसर ना पता हो तब। ओके, चलिए 38 नंबर प्रश्न है कौन सा जिगलर नाटक उत्प्रेरक का संगठन है? विच इज़ द कंपोजिशन ऑफ जिगलर नाटा कैटलिस्ट? तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट ध्यान रखिएगा हर एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है, यानी ऑल यूनिवर्सिटी में पूछा गया। सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व कराया है, वो देख लीजिए। DDU यूनिवर्सिटी दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी का है। कानपुर विश्वविद्यालय का पेपर आपको मिल जाएगा। और हमारे चैनल पर राजा महेंद्र प्रताप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो 2022 सत्र का था वो भी मैंने अपलोड किया, वहाँ भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। और ये आप में पूछा भी जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जिगलर नाटा जो उत्प्रेरक हैं वो है Et3Al-TiCl4, ये जिगलर नाटा कैटालिस्ट हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर प्रश्न का।
ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 39 है, बेकेलाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेकेलाइट किसका उदाहरण है? ओके, तो बेकेलाइट जो एग्जाम्पल है वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 40 है, द एम्प्टी स्पेस इन द बीसीसी इज। द एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी इज। बीसीसी में खाली स्थान होता है 68%, 54.4% या फिर 47.6% या फिर 32%। तो बीसीसी में टोटल जो स्थान होता है वो 68% होता है, लेकिन जो एम्प्टी होता है वो 32% होता है। अगर टोटल पूछा जाए कि बीसीसी में टोटल खाली स्थान कितना, टोटल स्थान कितना होता है, तो टोटल 68% यहाँ पर होता है, लेकिन जो खाली स्थान है वो 32% है। सो आप आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर आपका सही आंसर है। 40 नंबर प्रश्न का यहाँ पर डी ऑप्शन सही है। 41 नंबर प्रश्न है, द कोऑर्डिनेशन नंबर इन एचसीपी। एचसीपी में समवयन संख्या होती है 6, 12, 18 या 24। चलिए बताएंगे आप सभी से कि इसमें एचसीपी में समवयन संख्या कितनी होती है। तो एचसीपी में जो समवयन संख्या होती है दोस्तों वो कितनी होती है? वह 12 होती है। कितनी होती है? 12 होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। एचसीपी मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकेज स्ट्रक्चर, और इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 12 होता है, यानी कि 12 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 42 है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द एडानिन एंड गुआनिन। एडानिन और थाइमीन के बीच में, एडानिन थाइमीन के बीच में, ठीक है, कितने हाइड्रोजन बंध होते हैं, यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो एडानिन और थाइमीन के बीच में दोस्तों 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। कितने होते हैं? 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, जो कि है विच बेस इज प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? तो आरएनए में ध्यान रखेंगे दोस्तों, जब भी आरएनए की बात हो, ओके, तो आरएनए में कौन सा क्षार उपस्थित होता है? पहला ऑप्शन है एडानिन, थाइमीन, साइटोसिन या फिर ए व सी दोनों। तो इस क्वेश्चन में आपका जो सही आंसर है वो डी नंबर ऑप्शन, ए व सी दोनों है। 43 का जो सही आंसर है वो डी है, क्योंकि दोस्तों इसमें एडानिन और साइटोसिन दोनों पाए जाते हैं। एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरेसिल ये प्रेजेंट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मादक दर्दनाशक है, नारकोटिक एनाल्जेसिक, इसमें से कौन सा है? पहला ऑप्शन दिया गया है सेमिटिडीन, ऑप्शन बी दिया गया है दोस्तों कोडीन, ऑप्शन सी है एस्प्रिन और पैरासीटामोल। तो मादक जो दर्दनाशक है दोस्तों वो कोडीन है। क्या है? कोडीन। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा 44 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 क्या पूछा गया? आरएनए डज नॉट कंटेन, आरएनए में सम्मिलित नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है और पूछा गया है कि आरएनए में कौन सा सम्मिलित इसमें नहीं है। तो आरएनए में एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन सम्मिलित होते हैं। इसमें से जो शामिल नहीं है वो थाइमीन, थाइमीन आरएनए में नहीं शामिल है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 45 नंबर प्रश्न का। ओके, क्वेश्चन नंबर 46 है कि व्हिच रेजेंट वाज यूज इन द टेस्ट ऑफ सेंगर एंड टर्मिनल एनालिसिस। सेंगर एंड टर्मिनल विश्लेषण के परीक्षण में किस अभिकर्मक का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोबेंजीन, बी ऑप्शन दिया गया नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, और ऑप्शन सी है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन, और ऑप्शन डी कह रहा है 1,3 डाई नाइट्रोबेंजीन। तो दोस्तों सेंटर एंड टर्मिनल विश्लेषण के परीक्षण में जिस अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है वह है 2,4 डाई नाइट्रोफ्लोरोबेंजीन। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 जो कि पूछा गया है कि अमंग फॉलोइंग विच इज द पिरिमिडीन बेस। निम्नलिखित में से इनमें से पिरिमिडीन एमंग ऑफ द फॉलोइंग निम्नलिखित में से पिरिमिडीन क्षार कौन सा है? ऑप्शन ए दिया गया है एडानिन, ऑप्शन बी आपका है दोस्तों गुआनिन, सी है यूरेसिल और डी दिया गया है कोई नहीं। तो इसमें से पिरिमिडीन जो पाइरिमिडीन जो क्षार है दोस्तों वो क्या है? तो पाइरिमिडीन जो क्षार है वो होगा यूरेसिल। क्या होगा?
यूरेसिल होगा, सी नंबर 47 का ऑप्शन सी है, यूरेसिल आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है विच एमंग देम द को फैक्टर, इनमें से कौन सा सहकारक है, सहकारक कौन सा, इनऑर्गेनिक आयन, ऑर्गेनिक आयन या बोथ ए व बी दोनों। तो 48 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, ए व बी दोनों, इनमें से दोनों सहकारक हैं, कार्बनिक आयन और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों आपके सही आंसर है। ओके। 49 नंबर प्रश्न पूछा गया था कि हीट डज नॉट अफेक्ट द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से ऊष्मा का प्रभाव नहीं होता है। तो इसमें ऊष्मा का जो प्रभाव नहीं होता है वो प्राथमिक यानी कि प्राइमरी प्रोटीन पर नहीं होता है। ओके। तो यहाँ पर जो सही आंसर होंगे आपके वो ऑप्शन नंबर ए हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 है विच इज इसेंटियल एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा इसेंटियल एमिनो एसिड हैं। ऑप्शन नंबर ए आपके यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों, ल्यूसीन, ऑप्शन सी है ग्लाइसिन, एनालिन और डी दिया गया है टायरोसिन। तो इसमें से जो आवश्यक एमिनो अम्ल की श्रेणी में आता है वो ल्यूसीन है। क्या ल्यूसीन जो है ये आपका आवश्यक एमिनो अम्ल है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 विच एमिनो एसिड डू नॉट हैव बेसिक कैरेक्टर, किस एमिनो एसिड में क्षारीय गुण नहीं होता है, क्षारीय गुण किसमें नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लाइसिन, दूसरा है अर्जिनिन, ऑप्शन सी है सीरीन और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें दोस्तों इनमें से क्षारीय गुण जो नहीं प्रेजेंट करता है वो है सीरीन, सीरीन जो है इसमें क्षारीय गुण नहीं होता है, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 है म्यूटा रोटेशन रेफर टू चेंज इन, म्यूटा रोटेशन में बदलाव संदर्भित करता है। तो म्यूटा रोटेशन ऑप्टिकल रोटेशन, म्यूटा रोटेशन रेफर टू चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन। ओके, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 52 का। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 जो कि पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेड्यूसिंग शुगर। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का, बताइए भाई क्या होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक शर्करा है, ठीक है, रेड्यूसिंग शुगर पूछी गई है, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, सुक्रोज या फिर सेलुलोज। क्वेश्चन नंबर 53 सभी लोग आंसर करेंगे 53 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा अपचायक शर्करा है। तो अपचायक शर्करा कौन सी है, ग्लूकोज आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, यह क्या है, अपचायक शर्करा है। अगला है क्वेश्चन नंबर 54 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रेड्यूसिंग शुगर, निम्नलिखित में से कौन सा अनअपचायक शर्करा, ग्लैक्टोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर सुक्रोज। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएंगे आपके वो हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये नॉन रेड्यूसिंग शुगर है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 दोस्तों पूछा गया था मॉलिस टेस्ट इज यूज फॉर, मॉलिस टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। तो मॉलिस टेस्ट का जो प्रयोग किया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट के परीक्षण के लिए किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 55 का। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, वो ऑप्शन सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 56 है द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यहाँ पर प्रोडक्ट ये दिया गया है और इसका उत्पाद बताना था। क्वेश्चन दिया गया था दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे H2N और ये है आपका S डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl प्लस NH2 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और CH। अब इसका जो उत्पाद बनेगा वह बनेगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बनेगा इसमें से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा, इसका जो उत्पाद बनेगा ये यही बनेगा। आप थोड़ा रिएक्शन बैलेंस कर लीजिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57 जो कि पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग माक्रोमॉलिक्यूल इज नॉट ए पॉलीमर, निम्नलिखित में से कौन सा अणु बहुलक नहीं है। तो इसमें से जो बहुलक नहीं है दोस्तों वो क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है यह बहुलक नहीं है। न्यूक्लिक अम्ल का भी मोनोमर होता है, प्रोटीन का भी होता है और सेलुलोज का भी होता है, इसमें से क्लोरोफिल का कोई भी बहुलक नहीं है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर है। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 है रिसेप्टर्स बाइंड टू, रिसेप्टर्स बांधते हैं, रिसेप्टर्स
बंधते हैं। तो रिसेप्टर्स दोस्तों इन दोनों में बंधते हैं, यानी कि बाहरजनित लिगेंड से और अंतरजात लिगेंड दोनों को ये कंटेन करते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर होगा। ए व बी दोनों आपके आंसर सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 59 था एन एमार्फस सब्सटेंसेज अक्रिस्टलीय ठोस इसमें से कौन सा है? तो ऑप्शन ए आपका कह रहा है आइसोट्रोपिक, दूसरा है एन आइसोट्रोपिक और वेरी फाइन पाउडर या ए लिक्विड। तो अक्रिस्टलीय ठोस जो है वह है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक यहाँ पर सही आंसर होगा। अक्रिस्टलीय ठोस की श्रेणी में जो आते हैं वो आइसोट्रोपिक आते हैं। ओके, तो 59 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 60 है द 5 एलिमेंट प्रेजेंट इन मोस्ट नेचुरली अकरिंग इन प्रोटीन आर। प्राकृतिक प्रोटीन के में कौन से 5 तत्व उपस्थित होते हैं? तो प्रोटीन में जो 5 तत्व उपस्थित होते हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर होते हैं। ओके, तो आपका यहाँ पर कौन सा सही आंसर हो जाएगा? इसमें इस प्रकार से आप देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? क्वेश्चन नंबर 60 का जो बनेगा वो ऑप्शन नंबर सी। देखिए सी पे देखिए यहाँ पर है क्या दिया गया है? नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। ओके, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर 61 है कि ए क्रिस्टल हैविंग द यूनिट सेल डायमेंशन ए इज डज नॉट इक्वल टू बी, बी इज डज नॉट इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, यह पूछा गया है। तो इसमें पूछा गया कि वह क्रिस्टल जिसकी एकल कोशिका की जो विमाएँ हैं वो इस प्रकार से हैं वो क्या होगा? वो घनीय होगा, चतुष्कोणीय होगा या षष्ठकोणीय होगा या समचतुर्भुज होगा? तो दोस्तों ये होगा आर्थोम्बिक होगा। क्या होगा? आर्थोम्बिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, आर्थोम्बिक होगा। जब भी अगर यहाँ पर ए इक्वल टू बी और बी डज नॉट इक्वल टू सी होता तो यहाँ पर क्या होगा? टेट्रागोनल होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तीनों जो है वो नॉट इक्वल टू है, यानी बराबर नहीं है। सो यहाँ पर ऑर्थोम्बिक होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 जो कि है नो ब्रेक्स रिफ्लेक्शन ऑफ एक्सरे फ्रॉम द क्रिस्टल विल बी ऑब्जर्व इन DNKL इज स्मॉल देन, यानी क्रिस्टल एक्स किरणों द्वारा कोई भी ब्रैक परिवर्तन दिखाई नहीं देगा यदि DKL छोटा होगा। तो DKL छोटा होगा तो लैम्डा अपान 2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर हो जाएगा 62 नंबर प्रश्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लैम्डा अपान 2। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है द फॉलोइंग डाई इज ए मॉडरेट डाई। निम्नलिखित में से कौन सा एक मॉडरेट रंजक है? तो इनमें से मॉडरेट रंजक आपको बतानी है। ऑप्शन नंबर ए आपका है दोस्तों एलिजरीन, ऑप्शन बी है इंडिगो, ऑप्शन सी दिया गया है फ्लोरोसिन, ऑप्शन डी दिया गया है फिनोलेप्थीन। तो इनमें से जो मॉडरेट रंजक है वो एलिजरीन है। एलिजरीन जो है वह एक मॉडरेट रंजक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर। ओके, 64 नंबर प्रश्न क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 64 है ए डाई ऑब्टेन्ड बाय द कपलिंग रिएक्शन इज नोन एज, यानी कि युग्मन अपक्रिया द्वारा प्राप्त होने वाला कौन सा रंजक है? युग्मन प्रक्रिया यानी कि कपलिंग का रिएक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक डाई बतानी है, वह डाई का नाम बताइए जो युग्मन अपक्रिया द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है कंडेंसेशन डाई, एजो डाई, सब्स्टिट्यूटेड डाई या नन ऑफ दीज। तो युग्मन अपक्रिया द्वारा जो प्राप्त होने वाली डाई है दोस्तों वह है एजो डाई है। क्या है? एजो डाई जो प्राप्त होती है वो युग्मन अपक्रिया के द्वारा प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है ग्लूकोज व्हेन हीटेड विथ CH3OH in the presence of DiHCl gas give alpha and beta methyl glucoside because it contain, यानी कि जब शुष्क HCl गैस की उपस्थिति में ग्लूकोज को CH3 यानी मेथिल एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है। क्योंकि इसमें क्या होता है? क्योंकि इसमें एक रिंग संरचना होती है, एक रिंग स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसीलिए यह जो अल्फा और बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड देता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए रिंग स्ट्रक्चर के कारण ऐसा होता है। 65 क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर ए होगा यहाँ पर, ए रिंग स्ट्रक्चर। ओके,
66 नंबर प्रश्न था, एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर सॉल्युबल डाई फॉर, जल में घुलनशील रंजक का एक उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो जल में घुलनशील जो रंजक हैं वह एसिड डाई हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, अम्लीय रंजक, यह जल में सबसे ज़्यादा घुलनशील है। ओके, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 67 जो कि है कि द फ्रैक्शन ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द एटम्स प्रेजेंस इन द सिंपल क्यूबिक इज, एक सरल घन में उपस्थित परमाणुओं द्वारा घेरे गए कुल आयतन का अंश कितना होगा? तो इसमें से जो घेरे गए आयतन का कुल मान होगा वो आएगा π/6। कितना आएगा? π/6 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहा है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 68 जो कि पूछा गया है कि समविभव बिंदु पर एमिनो अम्ल अणु की किस ओर गति करेगा? समविभव बिंदु पर जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अणु है, वो किसकी ओर गति करेगा? कैथोड की ओर या एनोड की ओर? तो दोस्तों जब समविभव बिंदु पर पीएच मान इंक्रीज करेगा, यानी पीएच मान जब बढ़ जाएगा तब वह एनोड की ओर गति करेगा, और जब घट जाएगा तो वो कैथोड की ओर गति करेगा। सो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होगा। ए व बी दोनों, कैथोड और एनोड दोनों की तरह ये दोनों की तरफ गति कर सकता है। ये डिपेंड है पीएच मान पर। ओके, यानी कि इसका इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल जब बढ़ जाएगा। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट द एमिनो एसिड मॉलिक्यूल इज इंक्रीज द पीएच मान। सो कैथोड की जब इंक्रीज करेगा तो वह एनोड की ओर जाएगा, जब डिक्रीज करेगा तो कैथोड की तरफ। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 69 है कि शरीर में एलर्जी किसके बनने के कारण होती है? तो पहला दिया गया है हार्मोन्स, ऑप्शन बी दिया गया हिस्टामिन, ऑप्शन सी है एंजाइम, और डी दिया गया विटामिन। तो शरीर में जो एलर्जी बनती है दोस्तों वो हिस्टामिन जब बन जाता है आपके शरीर में तो एलर्जी होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्न में से कौन सा क्रोमोफोर नहीं है? तो इनमें से जो क्रोमोफोर नहीं है वो NH2 है। NH2 क्रोमोफोर नहीं है। ऑप्शन बी 70 नंबर का जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका। ओके, जिनका पेपर है इन्होंने शायद ए टिक किया है क्योंकि यहाँ पर पेंसिल से टिक किया गया है। ये क्रोमोफोर हैं दोस्तों, आप लोगों ने सॉल्व किया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। ठीक है, तो NO2 इसमें से नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 71 जो कि पूछा गया है, क्या पूछा गया था कि फॉर ए कलर्ड कंपाउंड टू एक्ट एज द डाई इट मस्ट कंटेन। ठीक है, एक रंगीन यौगिक के लिए डाई के रूप में कार्य करने के लिए किसमें से क्या शामिल होना चाहिए? क्रोमोफोर का, एक्सोक्रोम का, या फिर बोथ ए व बी व दोनों? तो इसमें से आपका जो सही आंसर है वो दोनों शामिल होना चाहिए। इसमें ए व बी दोनों की उपस्थिति जरूरी है, एक्सोक्रोम और क्रोमोफोर। ओके, ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 72 है। 72 नंबर प्रश्न दिया गया है कि वल्केनाइजेशन क्रिया रबर को क्या बनाती है? या पानी में घुलनशील बना देती है, यानी इस क्रिया के द्वारा जो रबर होता है वो पानी में घुलनशील हो जाता है, या रबर और मजबूत हो जाता है, या बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, या फिर अधिक लचीला हो जाता है? तो दोस्तों वल्केनाइजेशन मेक द रबर मोर फिक्सेबल, मोर इलास्टिक्स। ओके, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आपका सही आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर डी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 73 आपका है कि नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ। नेचुरल रबर किसका पॉलीमर है? तो नेचुरल रबर जो पॉलीमर है दोस्तों वो किसका है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन में। प्राकृतिक रबर एक बहुलक किसका है? पहला दिया गया है 1,1,1 डाई मेथाइल ब्यूटाइन, ऑप्शन बी कह रहा है कि 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन, और ऑप्शन सी आपका है 2 क्लोरो ब्यूटेन 1,3 डाइन, और डी कह रहा है 2 क्लोरो ब्यूट 2 इन। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी आपका होगा। 2 मेथाइल 1,3 ब्यूटाडाइन जो है यह रबर का मोनोमर है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है 73 नंबर क्वेश्चन का। ओके, चलिए आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्रांच पॉलीमर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शाखीय बहुलक है? कम घनत्व वाले बहुलक पॉलिएस्टर, या उच्च घनत्व वाले बहुलक, या फिर नायलॉन? तो दोस्तों लो डेंसिटी पॉलीमर जो हैं उन्हें शाखीय बहुलक के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही आंसर है, लो डेंसिटी पॉलीमर। ओके, लास्ट प्रश्न है इस क्वेश्चन पेपर का जो कि है लाइट स्केटिंग मेथड टू यूज टू डिटरमाइन। प्रकाश प्रकीर्णन विधि का उपयोग क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है?
पहला ऑप्शन कह रहा है नंबर एवरेज मॉलिक्यूलर मास, दूसरा है वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, और ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी। तो चलिए बताइए, प्रकाश प्रकीर्णन विधि का उपयोग करके क्या निर्धारित किया जाता है। मुझे आशा है कि बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी पर टिक किए होंगे, ए व बी दोनों, ठीक है। लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन में ऐसा है नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रकाश लाइट स्केटिंग मेथड का यूज करके जो हम निर्धारित करते हैं दोस्तों, वो वेट एवरेज मोलर मास करते हैं, ठीक है, यानी औसत वजन मोलर द्रव्यमान मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर था। अगर बात करें नंबर एवरेज मोलर मास, तो नंबर एवरेज मोलर मास जो फाइंड किया जाता है वो फाइंड किया जाता है ऑस्मोमेट्री और विस्कोमेट्री विधि से, ओके। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही था, वेट एवरेज मोलर मास इज करेक्ट ऑप्शन। प्रकाश लाइट स्केटिंग मेथड इज यूज टू डिटरमाइन वेट एवरेज मॉलिक्यूलर मास, ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही आंसर था। चलिए, तो आज के इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन सम्मिलित थे, 75 प्रश्न थे, और इन 75 प्रश्न में से 50 का ही आंसर करना था आप लोगों को, जिनमें से स्टार्टिंग से लेकर के 75 क्वेश्चन तक आपको केवल और केवल 50 क्वेश्चन गिन करके 50 क्वेश्चन सॉल्व करना था। लेकिन अगर जिन छात्राओं ने स्टार्टिंग से लेकर के 75 तक 50 से अधिक क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, यानी जिनका भी 50 से प्लस टिक हुआ होगा, उनका सीरियल से 1 से लेकर के 50 तक का ही चेक होगा, ये ध्यान रखिएगा, ओके। निर्देश दिए रहते हैं, हालांकि ये सभी यूनिवर्सिटी में सेम नहीं है, कुछ अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन में इसमें से 75 प्रश्न ही आपको टिक करना होता है। तो ये आप जो निर्देश प्रश्न पत्र जब आपको मिले तो उसमें जो निर्देश दिए रहते हैं उसको ध्यानपूर्वक 2 मिनट पढ़ लिया करिए, नहीं तो फिर आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ओके। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन पेपर में जो भी प्रश्न दिए गए थे वो रिपीटेड हैं लगभग। अगर जिन्होंने हमारे मॉडल पेपर और क्वेश्चन पेपर जो प्रीवियस ईयर के थे वो तैयार किया होगा, तो लगभग यहाँ से 40 प्लस क्वेश्चंस आपको रिपीटेड मिले हैं। और ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी, दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी, मासुकाम्बरा यूनिवर्सिटी और हो सकता है MGPR यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव एग्जाम हो सेकंड सेमेस्टर का, और आगरा यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी में भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम होने हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आप सब इसको तैयार कर लीजिएगा इन सभी प्रश्नों को। और इसके अलावा मैं आपको प्रत्येक यूनिट के इम्पॉर्टेंट प्रश्न भी सॉल्व करा दूँगा, यूनिट बाई यूनिट सभी सब्जेक्ट के, ठीक है। तो दोस्तों, आप सबसे मेरा निवेदन है, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और जो भी हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह क्वेश्चन पेपर आपको PDF द्वारा, अगर PDF नोट्स में आप चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, SPS स्टडी पॉइंट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आपको हमारा ये PDF मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, ओके। वहाँ से आपको नोट्स प्राप्त होते रहते हैं। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।